हमारे लिसनर्स कैसे हैं आप सब। आ चुकी है आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। वैसे तो रात में त्रिशा का कुछ मांगने का इरादा था विराज से, लेकिन फिर वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जैसे ही अभी विराज अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले थे, वो अचानक उनके बीच में आ गई थी और उनको रोकते हुए कहती है, वो मुझे आपसे कुछ साइन लेना था आपसे। अविराज इस वक्त फ़ोन पर विक्रांत से बात कर रहे थे और साथ ही इस वक्त विक्रांत जो कि उनको अपडेट्स दे रहा था न्यूज़ के बारे में। अविराज अपना पूरा फोकस त्रिशा की तरफ शिफ्ट करते हुए उसे पूछते हैं, क्या क्या करना है, साइन करना है? त्रिशा जो घबराते हुए अपने हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी और उसे झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों डर लग रहा था विराज से, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती और एक गहरी सांस भरते हुए खुद से कहती है, तुझे यह करना पड़ेगा वरना ये अकड़ू इंसान कभी भी मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएंगे। और फिर नहीं, मैं कर लूँगी। ये कॉलेज के पेपर्स हैं, वो मुझे डांस में पार्टिसिपेट करना था तो मेरे गार्डियन को उस पर साइन करना होगा। ऐसा रूल आया है अभी कॉलेज में, तो आप साइन कर देंगे? अविराज जो कुछ सोचते हुए कहते हैं, ये रूल कब बना? लेकिन तभी त्रिशा कहती है, शिवा सर उन्होंने बनाया है कि जब भी कॉलेज में कोई पार्टिसिपेट करे तो उसके पेरेंट को पता हो ये बात। अविराज जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, ये शिवाय बिना इतना खाली टाइम कैसे होता है? फालतू के रूल्स बनाने होते हैं, कहाँ साइन करने दो। और फिर वो अपने फ़ोन को लगातार अपने कानों पर लगाए हुए ही त्रिशा के इस वक्त फाइल की तरफ देख रहे थे। त्रिशा को जैसे ही समझ में आता है कि अविराज जो कहीं इस फाइल को पढ़ना ना शुरू कर दे, वो एकदम से अविराज के सीने पर जाकर के धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए कहती है, आप जल्दी से कर दीजिए ना, फिर आपको ऑफिस पे निकलना है, उससे पहले हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, ठीक है? अब राजू सुनते हुए कहते हैं, एक काम करो तुम इसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आओ, वहाँ पर पढ़ के मैं साइन कर दूंगा। तभी तो शामू बनाते हुए कहती है, आपने कहा था कल रात में कि मैं जो मांगूंगी आप चुपचाप से मुझे दे देंगे। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर मैं भी बाहर जाऊँगी, फिर देख लीजिएगा सब लोग मुझे ऐसे वैसे देखेंगे और समझ रहे ना आप, आपकी कोई बात नहीं मानूंगी फिर। अविराज उसकी धमकी से डरते हुए कहते हैं, क्या हो तुम त्रिशा? अच्छा लाओ कर रहा हूँ साइन। और तुम्हें पार्टिसिपेट क्यों करना है? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए और ये पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा ध्यान डांस और सिंगिंग में चला गया तो फिर। तभी त्रिशा उन्हें घूरते हुए कहती है, तो क्या फिर? तो क्या फिर? अविराज जो कहते हैं, कुछ नहीं है, लाओ दो। और वो लगातार पेपर्स पर साइन किए जा रहे थे, लेकिन फिर ये पेपर्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं ही त्रिशा ने उस कंसेंट फॉर्म को भी रख दिया था और जैसे ही अविराज को उस पर साइन मिल जाता है, त्रिशा एकदम से अपने पेपर्स को पीछे करते कहती है, हो गया मेरा काम। वो इतना ज़्यादा खुश लग रही थी कि उसके चेहरे से बड़ी सी स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी। अविराज उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, ये क्या हो गया तुम्हें, हंस क्यों रही हो इतना? त्रिशा जो अपने मुंह पर हाथ रखते कहती है, हंस क्यों रही हूँ मैं, बस मुझे अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है। अब मुझे डांस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा तो अच्छा तो लगेगा। आपको पता है ना मुझे डांस कितना पसंद है, मैं हमेशा से थिरकती रहती हूँ और आपने मुझे अब इतने बड़े कॉलेज में मौका दे दिया, अब मैं डांस कर लूँगी तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और ये बोल करके वो ज़ोर से अविराज को गले लगा ली थी अचानक ही। ये सारी बातें दूसरी तरफ से विक्रांत सुन रहा था। तभी वो धीरे से कहता है, सर अगर मैंने गलत टाइम पर कॉल कर दिया तो मैं फ़ोन रख दूँ कि आप बाद में बात कर लेते हैं? लेकिन तभी त्रिशा मैडम जो कि एकदम से अविराज से अलग होते हुए कहती है, नहीं आप बात कर। लेकिन अविराज जो कि विक्रांत से कहते हैं, ऑफिस में आ ही रहो, मिलता हूँ फिर बात करते हैं इस बारे में। और वो फ़ोन को एक साइड में रखते हैं फिर त्रिशा से पूछते हैं, किस करने जा रही थी मुझे? वाकई त्रिशा कुछ ज़्यादा खुश हो गई थी कि अविराज के एकदम से होठों के करीब ही पहुंचे थे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ये क्या कर रही है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले वरना कहीं अविराज को शक ना हो जाए और वो पेपर्स को पढ़ना ना शुरू कर दें। वो एकदम से अपने आप को काम करते हुए कहती है, नहीं तो मैं तो बस। तभी अविराज उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, अब कर भी लो, तुम्हारी वजह से फ़ोन काट दिया मैंने। त्रिशा ने फाइल को पकड़ने के चक्कर में अपने हाथ को तो पीछे ही बांध रखा था और उसके दोनों हाथ में इस वक्त तो फाइल थी और उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स। त्रिशा जो कि हल्का पीछे तो होती है, लेकिन तभी अविराज उसके थोड़ा करीब बढ़ गए थे और त्रिशा उनको रेसिस्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ जो पीछे की तरफ थे। अब अविराज भी उसका फुल फ़ायदा उठाते हुए त्रिशा के होठों पर अपने होठों को लॉक कर चुके थे और फिर धीरे से उसके फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, डांस ज़्यादा मत करना और प्रैक्टिस के लिए आज से जाना है। त्रिशा जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं उसमें तो अभी टाइम है, वो मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। और
आपके हिसाब से ही सारा काम करूँगी। जैसे कि आप बोले थे, मैं आपके बॉडीगार्ड्स के साथ ही आ जाऊँगी और अगर कहीं भी जाना होगा तो पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, और अगर मुझे शिवाय भाई से मिलना भी होगा तो भी मैं उनसे घर के आसपास ही मिलूँगी या फिर घर पे ही मिल लूँगी, ठीक है? अविनाश जो अपनी प्यारी सी डिसेंट सी बीवी की सारी बातों को सुन कर के उसके लिए बहुत खुश हो रहे थे कि चलो थोड़ी समझदार तो हो गई उनकी बच्ची, और उन्हें क्या चाहिए था बस त्रिशा से। वो त्रिशा से कहते हैं चलो साथ में डिनर करते हैं, फिर चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर आज त्रिशा विराज के कहने पर अच्छे से ब्रेकफास्ट भी की थी, सारी बातें मान रही थी उनकी। क्या बात है, कितनी बदल गई है वो। अच्छा लग रहा था विराज को, और वो आज काफ़ी खुश खुश अपने काम से बाहर निकले थे। त्रिशा के लिए भी आज बहुत ही अच्छा दिन था। वो तुरंत ही अपने कमरे में भाग चुकी थी और जल्दी से फाइल के उस डॉक्यूमेंट को देखते ही तुरंत ही शिवाय को कॉल लगा देती है, जो कि अपने काम के लिए बाहर गए थे। त्रिशा का कॉल था जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में थे जिसकी वजह से वो थोड़ा टाइम मांगते हैं त्रिशा से टेक्स्ट करके। जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ था वो तुरंत ही त्रिशा को कॉल लगा दिए थे, लेकिन त्रिशा अभी कुछ भी नहीं बताने वाली थी। वो तो बल्कि और ज़्यादा सैड होते हुए कहती है, आपको पता है ये वाला तो प्लान काम नहीं किया, अब क्या करेंगे हम? मुझे आपसे मिलना है अभी। इस बात पर शिवाय जो अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, अभी मिलना है, पर अभी तो मैं बाहर हूँ और अभी मुझे विराज के साथ एक मीटिंग के लिए निकलना था। ज़्यादा ज़रूरी है क्या? त्रिशा एकदम से रोना शुरू कर दी थी और रोते रोते कहती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नहीं मिले तो मेरी जान निकल जाएगी। आप प्लीज़ जल्दी मिलिए, मेरे पेट में ना बात पच नहीं रही है और मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती हूँ, प्लीज़। उसकी बातों को सुनकर तुरंत ही अब शिवाय को भी उससे मिलना ही पड़ता है। त्रिशा आज उनसे घर पर ही मिलने वाली थी, लेकिन घर के बगल में जो कॉटेज था वहाँ पर, ताकि शिवाय से वो अच्छी तरीके से बात कर सके। आराम से वो लोग झूले पर बैठे हुए थे, वहीं त्रिशा जो कि लगातार झूले ही जा रही थी। शिवाय जो कि थोड़ी देर उसके साथ बैठे तो थे, लेकिन फिर खड़े होते उससे पूछते हैं, तुम मुझे झूला झूलने के लिए बुलाई हो? इतना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ कर आई हूँ मैं अपना, सिर्फ तुम्हारे इस रोने की वजह से। अच्छा है, भाई भाई बोल कर के बहुत काम ले लेती हो तुम मुझसे। बताओ अभी क्या बात है? और ये वाला प्लान काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। अब विराज तो कम से कम तुम्हारी इतनी बात मान ही सकता है कि बिना कोई पेपर पर देखे वो साइन कर दे। तभी त्रिशा जो कि अपने हाथ में पकड़े फाइल को शिवा की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, देखिए ना क्या कर दिया उन्होंने। ये सुनते ही शिवा जो अपने चेहरे को नाम मिलाकर हल्का डरे हुए टोन में कहते हैं, नहीं तुम ये मत बोलना कि अविनाश को इसके बारे में अंदाज़ा लग चुका है, और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। और नहीं 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 त्रिशा प्लीज़, हाँ मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। यार मैंने इतनी मुश्किल से खुश हुआ था कि अविनाश को फाइनली एक डोनर मिल रहा है, लेकिन साला हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर ही देता है। इस बात पर त्रिशा हल्का स्माइल करते कहती है, हाँ वही तो, लेकिन अब फाइल देखिए तो सही एक बार मेरे लिए प्लीज़। शिवाय जैसे ही मुंह बना करके अभी उसके डॉक्यूमेंट्स को देख ही रहे थे, पेज टर्न करते करते जा कर के उनका ध्यान लास्ट के अब नीचे के एक पेज टर्न करते करते फाइनली वो लास्ट पेज आया था जहाँ पर डोनर और रिसीवर दोनों का साइन चाहिए था। त्रिशा ने तो पहले से ही साइन कर रखा था, बस रिसीवर जी का साइन बचा था जो कि विराज ने कर दिया था। और ये देख कर के शिवाय जो कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और एकदम से फाइल को एक साइड में रखते हैं और एकदम से डांस करते कहते हैं, ओह वाह मज़ा आ गया, मतलब अब अविराज को किडनी मिल जाएगी और वो साला कुत्ता मरेगा नहीं। ये सुनते त्रिशा एकदम से खड़े होकर कहती है, आपने सोचा भी कैसे था ये बात कि उन्हें कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं होगा कभी, वो कभी नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। त्रिशा जैसे इमोशनल होना शुरू की थी तुरंत ही शिवाज का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, रिलैक्स बहना रिलैक्स, अब सब ठीक होगा। बट मैं तुमसे बात करना चाहता था इस बारे में। रात भर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था एंड मुझे अंदाज़ा लगा कि अगर ये किडनी तुमने उसे दे दी, चलो ठीक है उसे हम पता भी नहीं चलने देंगे और उसका ऑपरेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं लॉयर से भी बात कर लूँगा, सारी चीज़ों को मैं सॉल्व कर दूँगा। बट जब उसे पता चलेगा कभी कि उसकी किडनी का जो सल्यूशन मिला वो तुमसे मिला, तो यार वो तो मेरा मर्डर कर देगा और शायद तुमसे कभी बात ना करे। क्या बर्दाश्त कर पाओगे उसकी नाराज़गी ज़िंदगी भर? इस बात से त्रिशा के चेहरे पर
बस एक हल्की सी स्माइल आ गई थी और फिर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी। हवाएं काफ़ी मीठी और ठंडी थी। सुबह का वक्त था जिसकी वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा फ्रेश था। आसपास फूल जो कि इधर उधर हल्का हल्का हवाओं से खिलते जा रहे थे और साथ ही इधर उधर डोल रहे थे। त्रिशा उन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखते हुए एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, आपको नहीं पता, जैसे उन्होंने वो साइन किया ना, मुझे जो अंदर से महसूस हुआ वो मैं किसी को नहीं बता सकती। हमारी ज़िंदगी का दूसरा सबसे खूबसूरत दिन है। तभी शिवाय जो उसके ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, और पहला दिन कौन सा था? त्रिशा जो कि उस वक्त को सोच रही थी, जिस दिन मेरी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पहली बार, शादी करके जब वो मुझे लेकर आए थे। मंगलसूत्र बांधा था उन्होंने मेरे गले में, मेरे साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे। वो दिन जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा। मुझे कभी ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो मुझसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगा। और आपको लगता है कि उनकी नाराज़गी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी? सब कुछ बर्दाश्त है मुझे। अगर मेरी जान जाती है ना तो जाने दीजिए। अभी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी को ठीक करना है। उन्हें बहुत पेन होता है और मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कभी कुछ नहीं बताते। टैबलेट पर जी रहे वो इंसान, और डायलिसिस के लिए तो जाएंगे नहीं, ऑरा घट जाएगा उनका। आपको तो पता है ना वो कितनी लापरवाही करते हैं। मुझे अब ये सब और नहीं सुनना और ना इसके बारे में सोचना है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी बदौलत वो इंसान ठीक हो सकता है ना, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर आपकी भी जान चली जाए तो। आपने शायद अभी तक ये महसूस नहीं किया, लेकिन होगा आपको एक दिन ये महसूस, देखिएगा आप। प्यार होता ही ऐसा है। तभी शिवाजी को उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, कितना शर्मा रही है। अच्छा चल ठीक है, तो फिर कब से प्रोसेस शुरू करना है? आज तो मैं लॉयर वगैरह से बात कर लूँगा और इस डॉक्यूमेंट को पेश कर दूँगा। और तुम्हारे ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और तुम्हारी बॉडी में भी जितने चेकअप्स हुए थे तुम काफ़ी हेल्दी हो। हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक है और बाकी चीज़ें भी, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन कब तक करवाना चाहती हो? तभी जो कि शिवाय की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आपकी जब मर्जी हो, लेकिन जल्द से जल्द हो जाए। मैं चाहती हूँ नूर की इंगेजमेंट तक ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और इस बारे में फैमिली वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। वहीं अंदर खड़ी नूर जो कि अपने बालकनी से शिवाय और त्रिशा के इस तरह एक दूसरे के इतने करीब देखकर के अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान सी हो रही थी। कमरे के अंदर जाते ही वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वैसा हो ही नहीं सकता। वो लोग तो बस दोस्त की तरह बात करते हैं, पर इतनी बातें क्यों? कभी भी भाभी उनसे बात करने के लिए कभी उनको फ़ोन मिला देती हैं। इवन वो तो आजकल मेरा फ़ोन काटने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ त्रिशा भाभी से बात करने के लिए। आखिर इतनी भी क्या क्लोजनेस है इन दोनों में? नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर अगर ऐसा कुछ भी कर रही होंगी ना त्रिशा भाभी, तो मेरी नज़रों में तो वो बहुत बुरी तरह से गिर जाएंगी। नूर को ना जाने क्यों अंदर से इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो तुरंत ही अविराज को कॉल कर देती और उसे उसे बात करनी थी इस बारे में अविराज से। इतने दिन से ये सब कुछ हो रहा था और वो और ज़्यादा हंस करके इस बात को नहीं टाल सकती थी। अविराज जो हमेशा अपने इंपॉर्टेंट काम में ही रहते थे, जिसकी वजह से फ़ोन अभी दानिश ने उठा लिया था। जैसे ही फ़ोन को कान पर लगाया था, नूर की ऐसी रोती हुई आवाज़ सुन करके वो तुरंत ही फ़ोन को अविराज की तरफ देते हुए कहता है, नूर मैडम का कॉल है एंड शी इज़ क्राइंग सर। अविराज जो दानिश की तरफ देखते हैं और फिर जैसे उन्होंने नूर का नाम सुना था, वो तुरंत ही फ़ोन को ले लिए थे और अपने केबिन से बाहर की तरफ निकलते हुए कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से इस वक्त सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। नूर कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो शांत पड़ी हुई थी। अविराज उसके लिए थोड़े ज़्यादा ही कंसर्न होते हुए पूछते हैं, नूर क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? दूसरी तरफ से बस धीरे से आवाज़ आती है, त्रिशा भाभी वो ऐसा क्यों कर रही है? उनके पास आप जैसे इंसान है, फिर भी मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई एम सो सॉरी, मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा भाई। शिवाय तो मेरी उनके साथ एंगेजमेंट होने वाली है, वो कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? कहीं मैंने कोई गलत इंसान तो नहीं चुन लिया ना अपने लिए? प्लीज़ आप भाभी को बोलो कि शिवाय से दूर रहें, मुझे बहुत बुरा लगता है।
भले मैं ज़ाहिर नहीं करती हूँ, लेकिन आपको पता है कुछ दिनों से तो वो मेरा फ़ोन काट देते हैं, मुझसे मिलने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें तृषा भाभी से मिलना होता है। ये भी कोई बात होती है? मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ आप कुछ करिए। मेरा दिल बहुत हैवी हो रहा है भाई, प्लीज़। अविराज उसको पहले तो कुछ समझाने के बारे में सोचे थे, लेकिन नहीं, इस वक्त उसको कुछ भी समझाना बेफजूल होगा। वो अपनी तृषा को समझते थे कि वो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम ही कर रही होगी, लेकिन अब नूर तो इस बात को नहीं समझती। अविराज जो तुरंत ही नूर को कंसोल करते हुए कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं खुद इस मैटर को देखता हूँ और तृषा दूर रहेगी शिवा से। ट्रस्ट मी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं उन लोगों के बीच, बट फिर भी। और मैं आता हूँ तुम्हारे पास। अपने 1 घंटे के काम को ख़त्म करते हुए अविनाश को अब घर जाना पड़ता है, क्योंकि वो नूर को इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकते थे। नूर जल्दी अविनाश को कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स इस तरह नहीं बताती थी। बचपन में अगर नूर की किसी ने चोटी भी खींची हो, वो भी अविनाश को पता चल जाता था और उसको बढ़िया से पनिशमेंट भी मिलती थी। अविनाश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बहन को कभी भी कोई गलती से भी रुलाए। और तृषा की अब ये हरकत जो कि नूर को इतना ज़्यादा परेशान करती है, अविनाश को भी अब इस बात पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात है जो कि हर वक्त उसे शिवाय से चिपके रहना होता है, और शिवाय के पास भी इतना टाइम आ कहाँ से रहा है। किसी को भी तो अंदाज़ा नहीं था कि आखिर यहाँ पर तो जिंदगी और मौत का सवाल है। तृषा और शिवाय के बीच में जो बातें चल रही वो कितनी ज़्यादा क्रूशियल और कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। घर पहुँचते ही सबसे पहले तो उनकी नज़र पड़ती है गार्डन पर। बाहर के गार्डन के पास इस वक्त तृषा और शिवाय बैठ कर के बात कर रहे थे। तृषा जो कि अभी खुश लग रही थी और साथ ही वो डिस्कस कर रही थी कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को सेटअप करना है, और उसने एक बहुत ही अजीब सी डिमांड रखी थी। मैं चाहती हूँ कि ऑपरेशन थिएटर हम दोनों का एक ही हो, मतलब मैं उन्हीं के रूम में ऑपरेट होना चाहती हूँ। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते प्लीज़। आपके अंडर में तो वो हॉस्पिटल है ना, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं प्लीज़ ना, क्योंकि अगर उसके बाद मुझे कुछ होता भी है तो कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी ना कि आखिरी वक्त में भी मैं उनके साथ थी, प्लीज़। शिवाय जो कि इस बात पर थोड़ा देर के लिए शांत पड़ गए थे, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता। डोनर और रिसीवर दोनों के लिए ऑपरेटिंग रूम अलग होता है, और तृषा के इस डिमांड को पूरा करना थोड़ा टफ तो था, लेकिन नामुमकिन थोड़ी ना। शिवाय जो कि खड़े होते हुए कहते हैं, डोंट वरी, अब बहन ने कुछ डिमांड की है तो भाई पूरा ना करे, पॉसिबल है क्या? मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर वो धीरे से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा, अविराज को वाकई बहुत अच्छी बीवी मिली है। थैंक यू सो मच तृषा, तुम जो कर रही हो ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बीवी। तभी तृषा कहती है, बीवी ऐसी होती है, अगर मैं प्रॉब्लम में होती तो वो मिस्टर अकड़ू, मिस्टर सड़ू, क्रोकोडाइल वाले इंसान, आपको लगता है वो कभी मुझे कुछ होने देते? फिर तो उन्हें अपनी जान में निकाल कर अगर मेरी हथेली पर रखना होता तो एक पल के लिए नहीं सोचते वो। तो फिर मैं तो क्या ही कर रही हूँ, और ये तो कोई भी कर लेता है, आम बात हो गई है आजकल। खैर इस बारे में ना ज़्यादा बात नहीं करते, अगर किसी को अंदाज़ा हो गया तो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि इस बारे में बात चल रही जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। विराज की ऐसी स्ट्रिक्ट टोन अचानक से यहाँ पर, तृषा तो एकदम से घबराई गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अविराज को कुछ अंदाज़ा लग गया है। शिवाय तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर अविराज खड़े थे, काफ़ी गुस्से में उन्हीं दोनों को घूरे जा रहे थे। वो सनग्लासेस निकालते हुए पूछते हैं, क्या बात चल रही है? और तृषा, कल अभी बात हुई थी ना तुम्हारी शिवाय से, फिर से कर क्या रहे हो तुम दोनों? कौन सी खिचड़ी पका रहे हो जो तुम लोग की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं? और शिवाय, ध्यान कहाँ है तेरा? अगले 1 हफ्ते में तेरी इंगेजमेंट है नूर के साथ, और तुझे यहाँ पर बिजी रहना है। अंदाज़ा भी है कि नूर कितनी परेशान है इस वक्त, जाओ उसे हैंडल करो। और फिर वो तृषा से कहते हैं, और तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, उसकी इंगेजमेंट होने वाली है तृषा। आई डोंट नो कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है उससे बात करने का, लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट है, पर इट डजंट मीन कि। तभी तृषा पूछती है, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? आपने तो कहा था घर में ही बात करना है, इसी वजह से तो मैंने घर पर बुलाई थी। अविराज उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहते हैं, तृषा, नूर रो रही है, उसने तुम दोनों को बात करते हुए देख लिया है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी टाइम से हर्ट है। इसी वजह से उसका खाना पीना सब एक तरफ हो चुका है, और उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसकी होने वाली बीवी है वो तृषा,
सोचो, उसको डर नहीं लगेगा, उसे इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। फ़ोन किया था उसने मुझे, परेशान थी वो। आई डोंट नो कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मुझे मुझे एक हिंट तो दो कम से कम, कुछ तो बताओ मुझे। कम से कम मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ ना, कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। कैसे समझाऊं उस नूर को कि तुम कितनी बच्ची वाली दिमाग की हो, कर रही होगी कुछ आलतू फालतू प्लानिंग। तो त्रिशा कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ? आप क्या मेरी बातें सुन रहे थे? अविराज जो उसके दिमाग पर धीरे से अपना हाथ टैप करते कहते हैं, ये ऊपर से तुम्हारा खाली है क्या? अगर तुम ये कोई बर्थडे वाली प्लानिंग कर रही हो ना, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। त्रिशा जो कि एकदम से भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी। जहाँ अभी तक तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे कि कहीं अविराज को वाकई सब कुछ पता चल गया तो, लेकिन अभी तो अविराज ने खुद ही उसे हिंट दे दिया था। वो अचानक के आसमान की तरफ देख करके हल्का हल्का स्माइल करने लगी थी। अविराज जो उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, यार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ऊपर क्या देख रही हो? त्रिशा जो हंसते हुए कहती है, चिड़िया देख रही हूँ। क्यों नहीं देख सकती? और वैसे भी बर्थडे सरप्राइज को खराब करने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है, तो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको कोई हिंट दूँ तो बिल्कुल भी नहीं। ये सरप्राइज है तो इसे सरप्राइज ही रहने दीजिए। और आपको तो ये भी नहीं बताना है मुझे कि आपके बर्थडे की प्लानिंग चल रही है, समझे? जाइए यहाँ से। और फिर ये बोल करके वो अंदर की तरफ भागने लगी थी। तभी अविराज पीछे से उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये कौन सा सरप्राइज है तुम्हारा जिसके बारे में तुमने मुझे खुद बता दिया और कह रही है कि मुझे बताना नहीं था? बेवकूफ़ हो तुम। हाँ लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही थी, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, शिट, भूल जाइए उसे। और फिर ये बोल कर कि वो जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भाग चुकी थी ताकि उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ रोते हुए नूर को संभालना वाकई शिवाय के लिए बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा था। नूर के इस वक्त ठीक सामने वो लगातार अपने हाथ को जोड़े हुए उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मान जाए नूर, लेकिन नूर भी परेशान थी और साथ ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, कैसे वक्त मिल गया मेरे लिए, जाइए त्रिशा भाभी से बात करिए, आप उन्हीं से सारी बातें करनी होती हैं, पता नहीं कौन सी बात है जो। तभी वो नूर के बगल में बैठते कहते हैं, नूर वो मेरी बहन जैसी है। इवन अब तो मुझे इतना प्यार से भाई बुलाती है कि मैं भूल ही चुका हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं है। नूर ट्रस्ट मी, हम तो बस वो। तभी त्रिशा अचानक ही कमरे के अंदर झांकते कहती है, सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन बर्थडे के बारे में कुछ भी मत बताइएगा। अब विराट जी का बर्थडे है, लेकिन इस बारे में घर वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उसने बचा लिया था शिवाय को, वरना पता नहीं उनके मुंह से क्या निकलता। तभी नूर एकदम से अपने चेहरे को उठाकर के त्रिशा की तरफ देखकर कहती है, क्या आप लोग बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे? त्रिशा जो कि अभी तो जाने वाली थी वहां से, लेकिन नूर की इस बात को सुनकर के वो फिर से हल्का सा दरवाजा खोलती है और अपने मुंडी को अंदर घुसाते हुए कहती है, हाँ ऑब्वियसली, और क्या प्लानिंग करेंगे? वैसे इस बारे में हमें घर वालों को नहीं बताना था, वरना फिर उस अकड़ू को भी पता चल जाएगा ना, और अगर आपको बताते तो आपके पेट में तो कोई बात बचती ही नहीं है, सब बता देते अपने भाई को। आरोही जी को तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आरोही भाभी तो खैर छोड़िए, आपको तो पता ही होगा। इसीलिए बस हम लोग चोरी चुपके प्लानिंग कर रहे थे, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट करना चाह रही थी ना, इस वजह से। तभी नूर जो भागते हुए त्रिशा के सामने जाती और पूरा दरवाज़ा खोल करके उसका हाथ पकड़कर पहले उसे अंदर बुलाती और फिर ज़ोर से उसे हक करते हुए कहती है, आई एम सो 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 सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बारे में भाई को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। त्रिशा जो उसके सर पर धीरे से अपना चपेट मारते हुए कहती है, इट्स ओके ना, और वैसे भी तुम तो मुझसे बड़ी हो, ऐसे सॉरी सॉरी मत करो, अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो जोर से उसे हक करते हुए पीछे बैठे शिवाय की तरफ देख करके क्लैपिंग कर दी थी। शिवाय भी खड़े होते और उसके लिए बस झूठ में ही ऐसे क्लैपिंग कर रहे थे जैसे कि उसको शाबाशी दे रहे हो, लेकिन उस क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आती। तभी वो शिवाय के ठीक सामने पहुंचते हुए कहती है, और आपने ना किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। तभी शिवाय जो उससे पूछते हैं, किस बारे में? बर्थडे के बारे में, जिसके बारे में तुमने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बता दिया, वो भी 2 बार। नूर कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। त्रिशा जो कि फाइनली अब नूर और शिवाय का झगड़ा काम कर चुकी थी और सब कुछ ठीक हो चुका था, और वो खुशी खुशी बाहर निकल जाती है। और वहीं शिवाय जो कि एकदम से सोच में पड़ गए थे, क्या लड़की है ये, खुद की ज़िंदगी जो कि खतरे में पड़ी हुई है, पता नहीं ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर ब्लड की कमी हो गई तो इसके ब्लड ग्रुप तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। एच ब्लड ग्रुप था उसका। कोई अपनी किडनी देते हुए भी इतना खुश हो सकता है, पहली बार देखा था शिवाय ने।
तृषा भी फाइनली अविनाश को अब शांत कर चुकी थी, क्योंकि नूर ने भी अविनाश को आकर समझा दिया था कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अविनाश को भी पता चल ही चुका था कि बर्थडे की प्लानिंग चल रही है। अब तो पूरे घर को ये बात पता चल चुकी थी कि अविनाश के बर्थडे प्लानिंग के बारे में इस वक्त जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी शिवाय और तृषा के बीच में। वहीं शिवाय और तृषा जो कि एक दूसरे के बगल में खड़े थे। तृषा जो कि धीरे से कहती है, वाह, ये तो हमारे लिए भी एक बड़ा सा सरप्राइज हो गया। शिवाय भी इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जिसका सरप्राइज हम प्लान कर रहे थे उसके बारे में हमें खुद ही आइडिया नहीं है। खैर, अब तो ये भी काम करना पड़ेगा तृषा। तृषा विराट से कहती है, अब इस बारे में आप लोग भूल जाइए ना, और आप भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। बस इसी बारे में नहीं बताना चाह रही थी मैं सबको। अर्चना जी कहती हैं, आई टोटली अग्री बेटा। होता है, कभी कभी इंसान को कन्फ्यूजन हो जाती है, और ज़िंदगी कभी भी मिसकंसेप्शन से नहीं जीनी चाहिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे तुरंत ही क्लैरिफाई कर लो। तभी तृषा कहती है, जी बिल्कुल, आइंदा से अगर कभी भी हमारे बीच में ऐसे कोई कन्फ्यूजन होगी हम उसे तुरंत क्लियर कर लेंगे, ओके। तभी अर्चना जी प्यार से अविनाश को अपने हाथ से सहलाती हैं और फिर धीरे से तृषा के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तभी नूर धीरे से खांसते कहती है होते हुए। अर्चना जी जो उन दोनों की तरफ भी घूरते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, तुम दोनों की तो कुछ ज़्यादा ही सलामत रहेगी, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी को संभालने के लिए यहाँ पर सब लोग जो हैं। नूर प्यार से जाकर के अविनाश के सीने से लगते हुए कहती है, स्पेशली मेरे भाई। एक तरफ यहाँ डॉक्यूमेंट्स, लॉयर वगैरह का काम तो कंप्लीट हो चुका था। अब बस बारी थी अविनाश को अनकॉन्शियस करके हॉस्पिटल ले जाने की, ताकि अविनाश को इस बारे में भनक भी ना लगे कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। लेकिन अनकॉन्शियस करने के लिए भी तो अब दिमाग लगाना पड़ता। अविनाश ऐसे तो अनकॉन्शियस नहीं होने वाले थे, ना तो वो बाहर की कोई ऐसी चीज़ें खाते थे और ना ही उन्हें कोई इंजेक्शन दे सकता था। लेकिन तृषा तृषा कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती थी। वो अविनाश के लिए इस वक्त एस्प्रेसो लेकर आई थी, जिसमें कुछ दवाइयाँ मिली हुई थी, और सुबह से लेकर के शाम तक आज अविनाश को कुछ कुछ डोज दिए जा रहे थे, ताकि अविनाश को अच्छी खासी नींद आ जाए और वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाए। लेकिन ये सारे काम अविनाश के ऑफिस में हो रहे थे। तृषा इस वक्त उनके ऑफिस में ही ठहरी हुई थी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था तृषा को। अब अगर घर से अविनाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता तो इस बारे में सबको भनक जो लग जाती। अविनाश जो बार बार तृषा से एक ही बात कर रहे थे, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं बार बार मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ, तुम अकेले कैबिन में बैठी हुई हो, और तुम्हें आज आना ही क्यों था ऑफिस में। तभी तृषा कहती है, मन कर रहा था मेरा, आपके साथ ही डिनर पर भी जाऊँगी, और मैं नहीं रह सकती आपके ऑफिस में। क्यों, किसी लड़की से मिलना है आपको। अविनाश हंसते कहते हैं, नहीं तृषा, बस वो मुझे भी घर निकलना चाहिए, पता नहीं क्यों आंखें भारी हो रही मेरी, बस आखिरी मीटिंग है उसे अटेंड करके आता हूँ मैं। वो जैसे तैसे करके अपनी मीटिंग अटेंड तो किए थे, लेकिन आज तो अभी दानिश को भी बात समझ में आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और साथ ही विक्रांत भी अविनाश से पूछ ही लेता है, सर आर यू ओके ना। उनके कदम हल्का हल्का लड़खड़ा रहे थे। अविनाश जो कि उन दोनों को कुछ भी ना बताते हुए अपने कैबिन में जाते हैं और फिर अपना फ़ोन लेते हुए तृषा से कहते हैं, चलो हम घर चल रहे हैं। लेकिन तृषा वो घर चले जाते तो इतनी प्लानिंग का क्या फ़ायदा था। सुबह से तृषा इधर उधर अविनाश के जो पीछे लगी हुई थी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। वो जैसे तैसे करके अविनाश को समझाती है, और साथ ही उनके ठीक सामने आकर के बहुत ही रोमांटिक वे में उनको धीरे से ले जाकर के चेयर पर बिठा चुकी थी, और उनकी गोद में आकर के आराम से बैठते हुए अपने सर को ले जाकर के उनके सिर पर रखते हुए कहती है, इतना जल्दी क्यों जाना है ऑफिस से। आपको पता है आपके ऑफिस का काउंटर बहुत अच्छा है, अगर मैं इस पर बैठ जाऊं तो। अविनाश अपनी भारी भारी आंखों को मुश्किल से खोलते हुए तृषा की तरफ देख रहे थे। लेकिन इस वक्त भी चाहे उनका दिमाग अनकॉन्शियस ही क्यों ना होने वाला हो 2 मिनट में, लेकिन तृषा को देखकर के उन्हें अभी भी अच्छा लग रहा था। जैसे कि उनकी हालत कितनी भी बुरी हो, लेकिन अगर तृषा उनके साथ हो तो सब अच्छा लगता था उन्हें। तृषा को वो हल्की हकलाते हुए आवाज़ में ही समझाते हुए कहते हैं, तृषा, मुझे मुझे लग रहा है कि घर चलना चाहिए, अभी मुझे नींद आ रही, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कुछ खा लिया था क्या मैंने। तभी तृषा जो कि उनके सर पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कह रही है, तो सो जाइए ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अविनाश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तृषा ऑफिस है ये, ऑफिस में कैसे सो सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस का बेडरूम यूज़ करना ही पड़ेगा।
त्रिशा जो कि उनकी बातों को सुनते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं तो यही चाहती हूँ, आप सो जाइए। तभी विराट जो कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, क्यों, इज्जत लूटनी है मेरी? खबरदार जो सोते हुए मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो तुमने। तुषार की कॉलर को पकड़ते हुए जोर से उन्हें अपने करीब खींचते हुए कहती है, अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो आपके साथ उल्टा सीधा होकर रहेगा। देखती हूँ क्या कर लेते हैं आप भी। बहुत ही मुश्किल से तृषा ने विराज को अब चेयर पर बैठे बैठे सुला दिया था। जैसे वो पूरी तरह से भी अनकॉन्शियस हुए थे, तुरंत ही तृषा मैडम शिवा को कॉल करती हैं, काम हो गया, जल्दी आइए, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा, वहाँ पर सारी अरेंजमेंट हो गई है ना? तभी शिवा कहते हैं, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए अभी तो पहले तुम्हें ग्लूकोज वगैरह देना पड़ेगा और कल तक तुम्हें अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगा, उसके बाद ही ऑपरेशन। लेकिन तृषा कहती है, आपकी तो अटेम्प्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है आपको लगता है? आप बस जल्दी से आइए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए और मुझे भी, और जल्द से जल्द ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए बस। शिवा यहाँ 10 मिनट के अंदर में आ तो चुके थे, लेकिन अकेले विराज को वो कैसे लेकर जा सकते थे हॉस्पिटल? वो थोड़ा परेशान होते हुए जैसे तैसे करके विराज को उठा तो लिए थे, लेकिन फिर ऑलमोस्ट उन्हें टेबल का सहारा देते हुए कहते हैं, बाप रे कितना भारी है तेरा पति, कैसे हैंडल करती है? तभी तृषा कहती है, अरे मैं ऐसे सवाल थोड़ा करते हैं, गंदी बात होती है, और वैसे भी मेरे पति हैं, आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए ना सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। जैसे अभी उनके चेहरे पर अभी तृषा ने हाथ रखा ही था, शिवा ने पूरे वजन को अब तृषा के ऊपर ही छोड़ दिया था, जिससे वो तो एकदम से डिसबैलेंस होते होते गिरने वाली थी। वो दीवार का सहारा लेते हुए कहती है, क्या कर रही, गिर रही हूँ मैं, संभालिए ना। लेकिन तभी शिवा जो उसको शांत करते कहते हैं, चिल्लाओ मत, फिर कोई आ जाएगा तो। ऑफिस में दानिश और विक्रांत अभी भी पता नहीं क्यों पहरा दे रहे हैं। जब तक अविराज घर नहीं जाता, ये दोनों घर क्यों नहीं जाते? इन दोनों के सामने से अविराज को ऐसे लेकर जाऊंगा तो दोनों के दोनों मार डालेंगे मुझे, क्या करूं? तृषा जो कि अभी जिस बात का डर था उसी चीज को सामने की तरफ देख रही थी और अपने सर पर धीरे से अपने हाथ को मारते हुए कहती है, हो गया बेड़ा गर्क। विक्रांत आप यहाँ पर? विक्रांत आते हुए अविराज के कंडीशन को देखकर थोड़ा परेशान हो गए थे और साथ ही इस तरह शिवाय और तृषा कर क्या रहे उनके साथ। उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? और सर को इस हालत में किसने कहा इस तरह उन्हें ले जाने के लिए? सर की तबीयत को क्या हुआ है? तृषा विक्रांत को समझाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, अनकॉन्शियस हो गए, अब मदद करिए, हॉस्पिटल लेकर जाना है। विक्रांत जो कि पहले तो कन्विंस हो गया था कि चलो ठीक है, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे वो लगातार यही सोचे जा रहा था, सर अनकॉन्शियस कैसे हुए? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सर तो ऐसा कुछ डोज भी नहीं लेते और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तभी तृषा जो कि अपने मन में ही मुस्कुरा दी थी, प्रॉब्लम होती भी कौन सा बता देते मुझे। और इवन अनकॉन्शियस होते होते भी वो तृषा को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगने दिए थे। वो तो बस इतना बोल रहे थे कि उन्हें नींद आ रही है, लेकिन जिस डोज को अभी अविराज को दिया गया था उससे अविराज के सर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हुआ होगा स्टार्टिंग में। लेकिन तृषा को मजाल है जो भनक भी लगी हो। अविराज कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं करते थे, ऐसे ही बन गए थे वो। अभी जैसे तैसे करके अविराज को फाइनली ओटी की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम के लिए उन्हें वार्ड में रखा जाता। प्राइवेट वार्ड में उन्हें एडमिट तो कर दिया गया था, लेकिन विक्रांत ये सारी चीज़ों को नोटिस करके परेशान हुए जा रहा था, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और वो तुरंत ही शिवा के सामने जाते हुए कहता है, सर जस्ट टेल मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये सब उनके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों निकाली जा रही है? और ये कंसेंट फॉर्म क्या है? आप मुझे कुछ दिखाएंगे? लेकिन तभी शिवाय जो विक्रांत से कहते हैं, कुछ भी नहीं बता सकता तुझे। तो अविराज का चमचा है और जैसे अविराज को होश में देखेगा तुरंत ही जाकर के सब कुछ बक देगा, और मैं ये नहीं होने दे सकता। 5-10 मिनट के लिए कल उसे होश आएगा, उसी वक्त उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लेकिन तू चुप रहना एकदम। और ये बोलकर वो अपने केबिन में जा पाते उससे पहले ही विक्रांत दौड़ते दौड़ते आकर के उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। कहता है, मैं सर के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगा, वो मेरे बॉस हैं और बॉस से ज़्यादा मेरे भगवान, इसलिए खबरदार जो। तभी जोर से शिवांग का हाथ पकड़ते हैं और कैबिन के अंदर विक्रांत को ऑलमोस्ट अपने चेयर पर धकेलते हुए कहते हैं, तू चुपचाप से सुन मेरी बात। अविराज के किडनी का इशू है। पहली बात तो ये कि उनकी एक किडनी है। ये सुनते ही विक्रांत अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ तो मुझे इस बारे में पता है। तभी शिवाय जोर से काउंटर पर अपना हाथ मारते कहते हैं, और वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। साला पता नहीं क्या करता है अपनी ज़िंदगी के साथ, एक चीज़ जो उसकी बॉडी में ठीक ठाक और सलामत रहे। हार्ट पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, लिवर का भी, लिवर तो उन्होंने खुद खराब कर रखी है, ड्रिंक जो करना रहता है एक बॉटल, दिमाग तो उसका हाँ भाजी पाव बना रहता है। और जो बची कुछ एक किडनी थी वो भी एक
बेचारी उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। सही टाइम पर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ ना तो जान जा सकती है तेरे भगवान की। और इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताएगा किसी को। लेकिन तभी एकदम से विक्रांत के दिमाग में कुछ हिट गया था और वो तृषा को भी जाते हुए देखा था नर्स के साथ। वो एकदम से परेशान होते हुए कहता है, कहीं ये किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए डोनर तृषा को तो नहीं चूज़ किया आपने? देखिए तृषा मैम को इन सबसे दूर रखिएगा, क्योंकि विराट सर को अगर होश आ गया ना तो आपका कत्ल कर देंगे वो। तृषा मैडम को लेकर के बहुत पॉसेसिव है। तुझे पता है विक्रांत, अविराज के साथ रह रह करके कुछ ज़्यादा ही रूड हो चुका है। तो कभी भी इंसान अगर मरने वाला होता है ना तो उसे ये नहीं बताते कि वो मरने वाला है। और मुझे तो वाकई कुछ नहीं होगा। ये अविराज और तृषा का मैटर है, मियाँ बीवी झेल लेंगे। और हाँ, मैं तो नूर के साथ फरार होने वाला हूँ, तो मेरा तो इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। बस कैसे भी करके अविराज ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक हो जाएगा ना तो मेरे भी दिमाग का इतना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा कि मैं तुझे क्या बताऊँ। विक्रांत जो कि एकदम से इमोशनल होते कहता है, सर को इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और उन्हें किसी को पता भी नहीं चलने दिया। आई मीन वो तो अभी कल ही तक इतने ठीक थे और आज भी बिल्कुल ठीक ही थे वो। अचानक से ये सब कुछ। तभी शिवांग के कंधे पर हाथ रखते कहते हैं, डॉक्टर अविराज मर रहा है, वो अंदर से मर भी रहा होगा ना, किसी को भनक नहीं लगने देगा। ऐसा ही है वो, पागल सा सड़ू और जो दिखाना है उसको। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। क्या वाकई ये किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया नहीं? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए रिप्लेस ब्राइड ऑफ द प्रोफेसर सर फॉर सेल्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।